चैप्टर नंबर 16 और शायद ये लेक्चर नंबर 7 है। 12 लेक्चर थोड़ी बहुत गड़बड़, लेकिन चैप्टर नंबर 16 का ये लास्ट हमने पढ़ा था RL और RC सीरीज सर्किट। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे तो पावर इन AC सर्किट, लेकिन थोड़ा डिटेल से डिस्कस करना है। कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, वो भी हमने साथ ही शामिल करनी है और बेस बनानी है, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। हाँ जी, अब जैसे मैंने कहा कि बेस बनानी है तो थोड़ा फर्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। इस तरह देखिए, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिस पर हम इस तरह फोर्स एंगल फोर्स लगाकर इसको धक्का लगाते हुए घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट D प्रोड्यूस की विद वेलोसिटी v से। तो चूंकि एंगल फोर्स लगा रहे हैं तो इसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमने दो कंपोनेंट बनाए, F cos थीटा और F sin थीटा। हमें पता है कि वर्क पैरेलल कंपोनेंट की वजह से आता है, तो वर्क की इक्वेशन बन गई F डॉट D, ये FD cos थीटा। वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा वही प्रोड्यूस करेगा डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह ये F cos थीटा, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट D प्रोड्यूस हो रही है और वर्क में यही F cos थीटा यूज होगा। अब साथ ही हमने पावर की भी इक्वेशन उसी चैप्टर 4 में बनाई थी। पावर इज इक्वल टू F डॉट V, डॉट को ओपन करें तो दोबारा वही FV cos थीटा लिखना पड़ता है। तो आप देखो यहाँ पर एक चीज क्लियरली डिफरेंशिएट हो रही है, क्लियरली इंडिकेट हो रही है कि जब हम फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो वो वर्क कहलाता है, और जब हम फोर्स की वजह से वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। और हमेशा फोर्स का वो कंपोनेंट इन इक्वेशन में यूज होगा जो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के पैरेलल होगा, यानी F cos थीटा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट या जिसकी वजह से वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पैरेलल कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं। तो पावर की अगर सिर्फ बात करें तो पावर इज इक्वल टू F डॉट V FV cos थीटा। FV cos थीटा का मतलब है फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल है, जिसकी वजह से वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वही पावर में यूज होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज नहीं होगा। ये तो वर्क और पावर की बात हो गई। वर्क का मतलब है फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट चेकिंग, और पावर का मतलब है फोर्स की वजह से वेलोसिटी को एग्जामिन। अब यही बात जहां पर हम करने लगे हैं, देखो डीसी सर्किट में तो हम अगर ये वायर है इसको डीसी के साथ ऑब्टेन कर दें, तो अब डीसी में तो पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज सेम रहती है हमेशा, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इसी की वजह से करंट फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता चला जाएगा, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी भी चेंज नहीं हो रही, वो भी सेम रह रही है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता, जहां पर तो हमने इन फेज और आउट ऑफ फेज देखा था, सब कुछ हमने कर लिया था, वही अब यहाँ पर हम RN सर्किट को थोड़ा रिवाइज कर ले जो लास्ट लेक्चर में किया था। अब एक बार फिर हम देख लें कि ओम्स लॉ की मदद से करंट इस वायर में करंट क्यों फ्लो करेगा। ये फ्लो करेगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट यानी चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल सेम है, जितना पोटेंशियल इस प्लेट पर उतना ही पोटेंशियल इस पर, तो अब इनके दरमियान ये चार्ज पार्टिकल मूव यानी फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको हाई और इसको लो पर ले आए तो अब ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव अगर है तो ये हाई करंट फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ। तो इस तरह करंट यानी चार्ज पार्टिकल मूव करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड
जैसे यहां पर फोर्स की वजह से वेलोसिटी इस केस में जो प्रोड्यूस हो रही है। अब आरएफ सर्किट पर आ गए, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, हमने वहां पर देखा था कि आई और वी इन फेज नहीं थे, आउट ऑफ फेज थे। वी लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा था बाय द एंगल थीटा या फाई, जो मर्जी ले लें। बुक में शायद फाई है तो यहां पर भी हम फाई ही सिलेक्ट कर लेते हैं बुक को फॉलो करते हुए। तो इस तरह V और I के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, V और I के दरमियान फेज डिफरेंस फाई आ गया, वो लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है। अब अगर हम V के कंपोनेंट बनाएं तो V के कंपोनेंट बनाने के लिए परपेंडिकुलर ड्रा किया, एंगल के साथ वाला कॉस में और एंगल के सामने वाला हमने साइन में लिख दिया। ये आ गया V cos फाई और ये आ गया V sin फाई। V cos फाई और V sin फाई हमें मिल गया। अब क्या ख्याल है इन दोनों कंपोनेंट्स में से करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? बिल्कुल इसी तरह जैसे वेलोसिटी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो गई, F cos थीटा की वजह से या F sin थीटा की वजह से, या डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, F cos या F sin, F cos की वजह से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो यहां पर भी वही बात आ गई, करंट I किसकी वजह से फ्लो करेगा, V cos फाई या V sin फाई? ऑब्वियसली V cos फाई की वजह से करंट I फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो कर रहा है V cos फाई की वजह से। अब 13 चैप्टर में जो हमने पावर की इक्वेशन बनाई थी, पावर और ये डीसी के लिए थी, पावर इज इक्वल टू VI। डीसी सर्किट में आपको बताया कि कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही होती, करंट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं, दोनों इन फेज होते हैं और उस वक्त कोई दरमियान फेज डिफरेंस एंगल की बात नहीं थी। तो सिंपल इक्वेशन हमने बना ली थी, पावर इज इक्वल टू VI। लेकिन अब ये किसमें है, ये डीसी सर्किट में। अब फॉर एसी सर्किट, एसी सर्किट में तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो अब पावर की इक्वेशन क्या बनेगी, तो वही जो डायग्राम में अभी आपको इंडिकेट की है कि करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, cos फाई की वजह से। तो इसलिए अब पावर की इक्वेशन आ जाएगी V cos फाई into I, या पावर इज इक्वल टू VI cos फाई। ये एसी सर्किट में पावर के लिए इक्वेशन P इज इक्वल टू VI cos फाई, वेयर जहां पर जैसे अभी कहा था, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज एंगल चले लिखने, फेज एंगल बिटवीन V एंड I। और ख्याल रहे ये जो हम चूंकि एसी सर्किट में पढ़ रहे हैं, एसी सर्किट में V और I की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर V और I RMS यूज होगा। ये अंडरस्टूड होगा कि जहां जहां पर V और I एसी सर्किट में लिखा है वो RMS वैल्यूज हैं। तो फाई हमने क्या लिख दिया कि फेज एंगल है बिटवीन V एंड I, और यहां पर ये जो cos फाई आ रहा है, इसी cos फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। इस दोबारा से बात कर लें, फाई को क्या बोलेंगे, ये फेज एंगल है बिटवीन V एंड I, और cos फाई क्या है, ये पावर फैक्टर कहलाएगा, जिसकी वजह से पावर की हमें वैल्यू एग्जामिन होगी, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह, जो अभी हम थोड़ी देर में ही देखने लगे हैं। तो एक बार फिर इसको लिखते हुए कि वेयर cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो जहां पर पावर फैक्टर पूछा जा रहा होगा, इसका मतलब है cos फाई के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर आगे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर फैक्टर, तो आपने इसके यूनिट वॉट नहीं लिखने, पावर फैक्टर cos फाई है,
कॉस या साइन या टेन वगैरह के कोई यूनिट नहीं होते, तो आपने नो यूनिट लिखना है पावर फैक्टर यानी कॉस फाई के। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे कि पीएफ का मतलब है पावर फैक्टर, ये कॉस फाई है जो डिटरमिन करेगा कि कितनी पावर डिसिपेट हो रही है सर्किट में। ये था शॉर्ट सा पावर फैक्टर इन एसी सर्किट के लिए। जैसे आपको कहा था इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल से अलग-अलग भी चेक करना है। अब वही अलग-अलग रेजिस्टर वगैरह में देखते हुए पहले नंबर पर इन रेजिस्टर क्यों है, रेजिस्टर में फेज एंगल बिटवीन V एंड I क्या होता है, फेज एंगल बिटवीन V एंड I 0 होगा। तो फिर क्या ख्याल है, पावर फैक्टर जो cos फाई है, cos फाई का मतलब है cos 0 और cos 0 कितना 1, तो फिर पावर की इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, पावर की इक्वेशन P इज इक्वल टू VI cos फाई, और cos फाई की जगह पर जब 1 लिखेंगे तो इस तरह ये अब आ जाएगा P इज इक्वल टू VI, यानी मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी रेजिस्टर में। जैसे हमने थ्योरेटिकली AC थ्रू रेजिस्टर में भी देखा था। तो पावर P इज इक्वल टू VI cos फाई की जगह पर 1 लिखते हुए तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी रेजिस्टर में। अब नेक्स्ट आ जाए इंडक्टर की बात। हाँ जी, इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना था V और I के दरमियान 90 था, फेज डिफरेंस 90 था बिटवीन V एंड I, और ख्याल रहे वोल्टेज V लीड करता था करंट I को। तो इस तरह फेज एंगल बिटवीन V एंड I 90। अब उसके बाद फिर पावर फैक्टर पर आ जाए। पावर फैक्टर जिसे हम cos फाई कह रहे हैं, cos फाई का मतलब है cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इंडक्टर में पावर फैक्टर को आपने 0 लिखना है। फिर पावर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एंड P इज इक्वल टू VI cos फाई, और cos फाई को जब आप 0 लिखेंगे तो फिर पावर 0 यानी कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी। लेकिन किसमें, इंडक्टर में। जैसे थ्योरेटिकली भी बात की थी, ग्राफ की मदद से भी चेक किया था, लेकिन ख्याल रहे प्योर इंडक्टर होना चाहिए, रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए, तो तब भी उसमें कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी। पहले हमने ग्राफिकली और थ्योरेटिकली देखा था, अब इक्वेशन की मदद से भी हमने चेक कर दिया। उसके बाद फिर लास्ट में कैपेसिटर, क्यों जी, कैपेसिटर में फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू अगेन 90, किन दोनों के दरमियान, बिटवीन V एंड I, और ख्याल रहे करंट इसमें लीड करता था और वोल्टेज लैग करता था 90 के एंगल पर। ये कैपेसिटर की बात, करंट लीड और वोल्टेज लैग। फिर अब पावर फैक्टर उसी तरह एक्चुअली cos फाई को कहते हैं। फाई दोबारा यहां पर 90 पुट करते हुए cos 90 0 आ गया, तो पावर फैक्टर 0 बन गया। और जब पावर फैक्टर 0 तो पावर की इक्वेशन P पावर इज इक्वल टू VI cos फाई जब 0 पुट करेंगे तो इस तरह VI इंटू 0, तो ये पावर 0 हो जाएगी। इसका मतलब है अब दोबारा कैपेसिटर में भी कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी।
लेकिन बात फिर वही शर्त ये है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होना चाहिए। प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब है सर्किट की रेजिस्टेंस जीरो, तभी कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी। और जाहिर है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, ये आइडियल है। एक्चुअल में ना कोई प्योर इंडक्टर ना प्योर कोई कैपेसिटिव सर्किट। एक्चुअल में तो रेजिस्टेंस हमेशा साथ शामिल होती है, इसलिए रेजिस्टेंस का इफेक्ट लाजमी तौर पर देखेंगे, उस रेजिस्टेंस की वजह से पावर डिसिपेट होगी। अब यही बात न्यूमेरिकल वगैरह में देखो, अगर ये एक आइडियल इंडक्टर लिखा हुआ है तो आइडियल इंडक्टर का मतलब फिर ये लेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस जीरो, इसमें पावर फैक्टर, इसमें आई और वी 90 के एंगल पर फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर cos 90 इज इक्वल टू जीरो, कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कोई रियल इंडक्टर है तो रियल इंडक्टर का मतलब ये होगा कि इसमें रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस की वजह से अब ये RL सर्किट बन जाएगा। और जब RL होगा तो इस पर जो अभी हमने ग्राफ बनाया हुआ था या लास्ट आर्टिकल में किया है, तो उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। इसको प्योर इंडक्टर नहीं, फेज डिफरेंस अब इसका 90 नहीं लेंगे, इस इक्वेशन के मुताबिक जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी उसके मुताबिक करेंगे, और इस तरह इसमें भी कुछ ना कुछ पावर जरूर डिसिपेट होगी। और वो कितनी होगी वो डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V पर। तो ये रियल और आइडियल में थोड़ा सा फर्क, लेकिन हमारे बुक में ज्यादातर थ्योरेटिकली रियल को ही किया गया है, आइडियल को नहीं किया गया। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही काफी। नेक्स्ट वीक में लेंथी और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सीरीज रेजोनेंस पहले देखें, हमने तीन अलग-अलग पढ़े थे, रेजिस्टर में बिहेवियर, इंडक्टर में और कैपेसिटर में। आई और वी के दरमियान फेज डिफरेंस, पावर और अपोजिशन, फिर दो की कॉम्बिनेशन ली। पहले हमने R और C की, फिर R और L की। अब जो अगले दो आर्टिकल है इनमें तीनों आएंगे, रेजिस्टर भी, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी। पहले वाले आर्टिकल में तीनों सीरीज में और अगले वाले आर्टिकल में तीनों पैरेलल में। तो इस तरह अब तीन की कॉम्बिनेशन अगले आर्टिकल में पढ़नी है, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बस आज इतना ही, बाकी फिर अल्लाह हाफिज।